हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। हम सब जानते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड उनका देहांत हो चुका है एंड इज डेथ इज बीइंग मोर्न थ्रू आउट द ग्लोब। लेकिन जिस प्रकार इसको एक कंटिन्यूअस हॉलीवुड मूवी की तरह न्यूज़ मीडिया का कवरेज दिया जा रहा है और मिल रहा है, ये एक बहुत चिंता का विषय है और इसी पर हम कुछ बातों को समझने की कोशिश करेंगे। इट इज़ लाइक अ मेनिया दैट इज गोइंग अराउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड on different social media platforms and as well as in the newsrooms. A few moments ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. We're interrupting our programs to inform you Her Majesty Queen Elizabeth II has died. There was a flurry of activity amongst the crowds. It seemed as if some announcement was being made. Then we heard it on the wires and on the BBC that it's been confirmed that Queen Elizabeth II of England is dead. लेकिन उतनी ही इसकी क्रिटिसिज्म हो रही है और क्रिटिसिज्म की एक इम्पॉर्टेंट वजह है, दैट इज कॉलोनियलिज्म। इंडिया में हमको ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ब्रिटिश हिस्ट्री हमारे लिए क्या क्या देकर गई है और ब्रिटिश हिस्ट्री से हमने क्या क्या सीखना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कि क्वीन का जो रेन था इसमें भी द प्लंडर, द मैसेकर्स दैट टुक प्लेस इन मलाया, इन यमन, इन एडन, माओ अपराइजिंग जो कीनिया में हुए, ये सारे के सारे मोनार्की या क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पर हुए और बहुत सारे ऐसे ह्यूमन राइट्स के इशू जो क्वीन के शासनकाल में हुए। इसीलिए हमको इस टॉपिक ऑफ कॉलोनियलिज्म को बहुत अच्छे से समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। जिसको हम कॉलोनियलिज्म कहते हैं वो ओरिजिनेट होता है डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम से। एक आइडिया जहां आप किसी फॉरेन लैंड पर सेटल होते हैं। कॉलोनियलिज्म थोड़ा सा थियरी में डिफरेंट है द आइडिया ऑफ एम्पायर से, लेकिन दोनों बहुत मिलते जुलते हैं। एम्पायर जिसमें आप एक राज्य से दूसरे राज्य पर हमला करता है और वहां जाकर हुकूमत करता है, लेकिन कॉलोनियलिज्म में ये आप इनडायरेक्टली करते हैं। दोनों भी टर्म्स अपने बेसिक आइडियाज़ में सिमिलर हैं विदाउट मच ऑफ अ डिफरेंस। आज की हमारी दुनिया और हम सब इससे प्रभावित हैं। यूरोपियन पावर्स की 19th सेंचुरी में एम्पायर बिल्डिंग एंड रिसोर्स ड्रिवन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, कम्युनिटीज एंड कल्चर्स ने दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचाया है। फ्रॉम स्लेवरी, जेनोसाइड एंड क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल एंड एथनिक डिविजन्स जो आज भी ब्लीड कर रहे हैं, चाहे वो लातिन अमेरिका में हो, अफ्रीका में हो, मिडल ईस्ट में हो या साउथ ईस्ट एशिया में हो। अब आप विकीपीडिया को भी ले लें, इसमें कंट्रीज़ की एंट्री की डेट स्टार्ट होती है विद यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट एज द फर्स्ट हिस्टोरिकल एंट्री डेट। कॉलोनियलिज्म के सिद्धांत को बड़ी आसानी से समझा जा सकता है जेम्स कैमरॉन की मूवी अवतार से। अवतार शायद आपने देखी हो, इसी थीम पर बेस्ड है। वहाँ का जो हीरो है वो कॉर्पोरेट कंपनी से सेंड किए जाते हैं एक नेटिव पॉपुलेशन या ब्लू पॉपुलेशन पर, जहां जाकर उनको एक मोल का काम करना है और वो मोल बनकर उनको उन कंपनीज को वो रास्ते फराहम करने हैं जहां से वो उनको डिफीट कर सकें और वहां से वो सारे रिसोर्सेज को ले लें। इसी थीम ऑफ कॉलोनियलिज्म पर ये मूवी आधारित है। हमारे ये वीडियोस की कुछ एक सीरीज़ रहेगी जिसमें हम इसके इम्प्लीकेशंस, कल्चरल एंड अदरवाइज ये सारी चीज़ों को देखेंगे। हम देखेंगे कैसे यूरोपियन कॉलोनियलिज्म सेट आउट टू एस्टैब्लिश पॉलिटिकल कंट्रोल और सेंड देयर ओन सिटीजन्स टू सेटल ओवरसीज इन फॉरेन ज्योग्राफीज। कॉलोनियलिज्म की शुरुआत होती है अर्ली 16th सेंचुरी में। न्यू शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड नेविगेशन स्किल्स अलॉन्ग विद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और एक ग्लोबल भूख सबसे बड़ा पॉलिटिकल पावर बनने की बिटवीन द यूरोपियन कंट्रीज, इसने कॉलोनियलिज्म को जन्म दिया। इसी भूख ने नए नए देश ढूंढने शुरू किए जिसको कंट्रोल करके वहाँ के रिसोर्सेज को लूटा जा सके, ताकि अपना एजेंडा ऑफ ग्लोबल डोमिनेशन को मेंटेन किया जा सके, स्पेशली लूटिंग द एशियन, मिडल ईस्टर्न, अफ्रीकन एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। इसमें एग्जाम्पल बहुत साफ आती हैं, जैसे साउथ अमेरिका में स्पेन को सिल्वर की खानें मिली और नॉर्थ अमेरिका में टोबैको, अफ्रीका से अटलांटिक स्लेव ट्रेड और इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी को मिले मसाले, पेपर्स, स्पाइसेस, मसलिन क्लॉथ, ओपियम एक्सेट्रा। कॉलोनियलिज्म के साथ प्रॉब्लम ये है कि इंडिजिनस लोगों से ट्रेड करने के बजाय, उनको वो फ़ायदा देने के बजाय यूरोपियंस ने इनको डायरेक्टली अपने पॉलिटिकल कंट्रोल में ले लिया, गुलाम बना दिया। इंडिया में काम किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जब वो इंडिया आए थे तब इंडिया का जीडीपी 23% था और जब वो गए तब इंडिया का जीडीपी गिरकर सिर्फ 4% रह गया था।
इसको शशि थरूर ने अपनी बुक द एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया में बहुत विस्तार और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उनका एक लेक्चर इन द ऑक्सफोर्ड इज़ वेरी फेमस फॉर दिस। ब्रिटेन का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसीलिए सफल हुआ क्योंकि नॉट ओनली डिड इट गेट द रॉ मटेरियल लेबर बट ऑल्सो द कॉलोनीज ऑफ द एम्पायर व द न्यू मार्केट्स जहाँ इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के प्रोडक्ट्स को बेचा जा सके। इंडिया पर कब्जा ईस्ट इंडिया कंपनी का था, लेकिन 1857 की गदर के बाद कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास आ गया एंड इंडियंस वर रूल्ड बाय द ब्रिटिश मोनार्क। कॉलोनियलिज्म के इस आइडिया को समझने के लिए एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो ये है कि कॉलोनियलिज्म के आइडियोलॉजिकल रूट्स को समझा जाए। इस रूट्स को समझने के लिए दो इम्पॉर्टेंट इफेक्ट्स हैं जिनको हमारा समझना बहुत ज़रूरी है। पहला, इस फॉरेन रूल को लेजिटिमाइज किया जाए उनके दिमागों में जिन पर के राज किया जा रहा है, और दूसरा इम्पैक्ट इस कॉलोनियल आइडियोलॉजी का उस पर जिसको के सब्जेक्ट कहा जाता है, जिस पे कंट्री रूल कर रही है। कॉलोनियलिज्म का आइडियोलॉजिकल जस्टिफिकेशन मिला इस फिलॉसफी से कि इफ़ पीपल आर अनसिविलाइज्ड और आर अनेबल टू गवर्न देमसेल्व्स देन दे शुड बी रूल्ड। इस गोंडल रूल के तहत दुनिया भर में लोगों ने इंसाफ बांटना शुरू किया, जस्टिस बांटना शुरू किया, कल्चर और सिविलाइजेशन बांटनी शुरू की, जैसे कि सारी दुनिया अनसिविलाइज थी। ये काम वेस्ट ने हर जगह किया। इसी जस्टिफिकेशन के साथ यूरोपियन पावर्स ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा जमा लिया अंडर द हाई एम ऑफ अनसिविलाइज्ड को सिविलाइज्ड बनाना। ये जस्टिफिकेशन कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म के लिए आज भी दिया जाता है। आगे चल के दुनिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी थियरी आई। थियरी साइंस से रिलेटेड थी, लेकिन ये सोशोलॉजी, पॉलिटिक्स और हर जगह अप्लाई होने लगी। द थियरी वॉज द डार्विन्स ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, और उनकी एक और थियरी द डिसेंट ऑफ मैन। डार्विन की इन थियरीज को लेकर फिलोसोफर हर्बर्ट स्पेंसर और कार्ल पियर्सन ने ह्यूमन सोसाइटी पर इसी फिलॉसफी को अप्लाई किया ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और उनके इस एप्लीकेशन से जो व्यू ऑफ हिस्ट्री डेवलप हुआ दैट इज कॉल्ड एज द डेवलपमेंटल व्यू ऑफ हिस्ट्री। और ये आर्ग्यू किया कि सारी ह्यूमन सोसाइटीज़ एक ही रास्ते पर डेवलपमेंट की तरफ हैं, इसीलिए पोस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यूरोप के मुकाबले अदर नॉन इंडस्ट्रियल और नॉन एनलाइटेंड सोसाइटीज़ जो अनडेवलप्ड हैं उन पर राज किया जाए ताकि उनको डेवलप किया जा सके। इसी सिद्धांत को एक मशहूर पोएम कविता रुडयार्ड किपलिंग की द वाइट मैन्स बर्डन में भी देखा जा सकता है। वैसे हम रुडयार्ड किपलिंग को फेमस सीरीज जंगल बुक से जानते हैं, जिसमें उन्होंने मोगली के पात्र को दर्शाया था। ये कहानी इंडिया के पेंच के जंगलों पर आधारित है और इसने रुडयार्ड किपलिंग को एक घरेलू नाम बना दिया है। लेकिन रुडयार्ड किपलिंग की जो फिलॉसफी है वो बहुत डेंजरस है। इस पोएम में वो कहते हैं कि वाइट या गोरे को डिपिक्ट करते हैं, जिस पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कॉलोनाइज्ड नॉन वाइट को एनलाइटन करे, सभ्य बनाए। यही कुछ इसी अंदाज की थीम हमको जंगल बुक में भी दिखती है, जहाँ पर मोगली को एक जंगली जानवरों में पला बड़ा लड़का बताया गया है। अब इसके क्या इनडायरेक्ट इम्प्लीकेशंस हैं वो हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जाहिर है जब आप एक नई सोसाइटी को सिविलाइज या सभ्य करने के लिए निकलेंगे तो उसका प्रोसेस क्या होगा इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। और इसको अगर हम समझना चाहते हैं तो हमको इंडिया का एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशन प्रोसेस को देखना चाहिए कि किस तरह ये एजुकेशन प्रोसेस ब्रिटिश राज में चला और लाया गया। ब्रिटिश राज का ये एजुकेशन सिस्टम इंडिया के कल्चरल एंड एजुकेशनल ट्रेडिशन से बिल्कुल ऑलमोस्ट डिसोसिएटेड था। एक नई लैंग्वेज इंग्लिश यहाँ के लोगों पर लाद दी गई। हर एक इंडियन स्पेशलिटी वॉज कंसिडर्ड आउटडेटेड लाइक द इंडियन मेडिसिन, ट्रेडिशनल मेडिसिन एक्सेट्रा। द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया जो सदियों से चला आ रहा था, जो हमारी यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में था, जो हमारे ट्रेडिशन में था, उसको एक ही बार में यूजलेस घोषित कर दिया गया और एक नया सिस्टम लाया गया जिससे ये एक्सपेक्टेशन थी कि ब्रिटिश राज को आगे बढ़ाने के लिए नए एम्प्लॉयज़ और क्लार्क्स पैदा करें। ये सिस्टम को देने वाले थे लॉर्ड थॉमस मैकाले, जिन्होंने इसे डिज़ाइन किया। डिज़ाइन करने के बाद बहुत ब्लंट अंदाज में इसके बारे में वो लिखते हैं। वो कहते हैं, वी मस्ट डू आवर बेस्ट टू फॉर्म अ क्लास who may be interpreters between us and the millions whom we govern.
A class of person Indian in blood and color, but English in taste, opinion, words and intellect. यही वो गुलामी है जो colonialism से आती है। हम देखते हैं कि कैसे ग्रेट वर्क्स इन इंडिजिनस लैंग्वेजेस को डेलिबरेटली सप्रेस किया गया ताकि दे शुड नॉट स्प्रेड। ये कोलोनाइजेशन का प्रोसेस ना सिर्फ 19th सेंचुरी बल्कि वेल इनटू द 20th सेंचुरी भी चलता रहा और आज भी जारी है। इस किस्म का मीडिया प्रोपेगेंडा जहां डेफिनेटली क्वीन की डेथ को मौन करना चाहिए, ब्रिटेन ने मौन करना चाहिए, थोड़ी बहुत श्रद्धांजलि देनी चाहिए, बट इट नीड्स टू बी डिस्कस। और इस तरह से एक प्रोपेगेंडा बनाकर उसको कंटिन्यूसली लोगों के जहनों पर चलाना, मीडिया में चलाना, इट इज़ अ काइंड ऑफ डिजिटल कोलोनियलिज्म जहाँ पर एक इमेज हमारे माइंड में डाली जा रही है। वरना दुनिया में तो बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, बहुत बड़े बड़े लोग गुजरे हैं जिन्होंने ह्यूमैनिटी को बहुत कुछ दिया है, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े ऐसे काम किए हैं जिनसे ह्यूमैनिटी आज भी इंडेप्टेड है, लेकिन उनकी कोई बात नहीं होती। दुनिया में मानो एक ही मोनार्क है, दैट इज़ द ब्रिटिश मोनार्की, जिसको कि एक वर्ल्ड आइडियल की तरह दुनिया के सामने पेश करने का काम किया जा रहा है। ये किस्म का कोलोनाइजेशन है, एक ज़हनी गुलामी है जिसमें लोगों को, दुनिया भर के लोगों को डाला जा रहा है। आज के हमारे इस वीडियो को हम इसी बात पर ख़त्म करेंगे। व्हाट कोलोनियलिज्म डज इज़ कॉज एन आइडेंटिटी क्राइसिस अबाउट इट्स ओन कल्चर। आगे के आने वाले वीडियोज़ में हम देखेंगे कि पोस्ट कोलोनियलिज्म की थ्योरी कैसे डेवलप की गई और कैसे कोलोनाइज पॉपुलेशन को इस ज़हनी गुलामी से निकलना चाहिए। We end this video with the quote, colonialism is the cousin of slavery. होप कि आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, होप कि आपको ये पसंद आया हो। इफ सो, डू शेयर इट with your family and friends. Do subscribe to our channel. Press the notification bell icon so that you are notified whenever we come up with a new video. Hope to see you soon in the next video. Till then, thank you very much.